तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है वह कॉनकेव ग्रेटिंग एंड इट्स थ्योरी। कॉनकेव ग्रेटिंग मतलब कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग एंड इट्स थ्योरी। इससे पहले मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेटिंग बताया, एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बताया, प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बताया, ब्लड ग्रेटिंग बताया। तो प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो था वो वही है, वो प्लेन था और ये थोड़ा कर्व हो गया तो कॉनकेव ग्रेटिंग बन गया। तो हमने ये बताया था कि जो कॉनकेव ग्रेटिंग होता है, कॉनकेव ग्रेटिंग में होता क्या है। कॉनकेव ग्रेटिंग तो सबसे पहले, इससे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम जब फाइंड आउट करते थे उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, हमको दो लेंस लेने होते थे। एक कोलीमीटर लेंस लेना होता था और दूसरा क्या लेना होता था, टेलीस्कोप लेंस लेना पड़ता था। ये पैरेलल लाइन, वो जो बीम ऑफ लाइट होता था उसको पैरेलल करने की कोशिश करता था, और ये जो डिफ्रैक्टेड बीम होता था उसको फोकस करता था। आप याद करो, ऐसे स्लिट बना था, यहाँ सोर्स था, ऐसे लाइट आती थी और यहाँ पर यहाँ से क्या हो जाती थी, फोकस होती थी। ये कोलीमीटर होता था, कोलीमीटर लेंस होता था। ये क्या, टेलीस्कोप लेंस होता था, याद है ना, टेलीस्कोप लेंस होता था। तो अब इन दो लेंसों की वजह से जब डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम मिलता था उसमें एब्रेशन आता था। क्या आता था, एब्रेशन। एब्रेशन मतलब क्या होता है, एब्रेशन मतलब ये होता, अगर किसी लेंस से लाइट क्या करती है, वो क्या करते कि फोकस होती है तो एक स्थान पर क्या करती है, फोकस नहीं कर पाती, इतने के बीच क्या करती, फोकस करती है। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है थोड़ा मिक्सअप बनता है, वो क्या करते हैं कि धुंधला टाइप का बनता है, ठीक है ना। इन सब को दूर करने के लिए, इस एब्रेशन को क्रोमैटिक एब्रेशन को दूर करने के लिए रोलैंड साइंटिस्ट थे, एक रोलैंड साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या यूज किया जानते, कॉनकेव ग्रेटिंग किया, कॉनकेव ग्रेटिंग का यूज किया। तो इसका यूज करके उन्होंने देखा कि ये जो क्या करता क्रोमैटिक एब्रेशन था वो पूरी तरीके से इल्यूमिनेट हो गया। उन्होंने किया क्या, अब यही जो ट्रांसप्लेन क्या कहते रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग था उसी को उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा कर्व बना दिया, थोड़ा क्या कर दिया, कर्व बना दिया। अब वो पहले से अपने से ही क्या कर जाएगी, वो फोकस हो जाए किसी पॉइंट पर, उसमें किसी लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो ये बनता कैसे है, वो क्या करते हैं, सिलवर्ड क्या करते हैं, सिलवर्ड कर देते पीछे की तरफ, और मैंने बताया था इसको डायमंड पॉइंट से क्या करते हैं कि इसको स्क्रैच कर देंगे। ये जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्शन का पार्ट होगा, रिफ्लेक्शन का पार्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा, अब लाइट का क्या होगा, अपेक होगा। ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, नॉन रिफ्लेक्शन कह सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, ये कई बार होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए यही बात थोड़ा लिखा हूं वो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है, ठीक है ना। तो मैंने यही सारी बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉनकेव ग्रेटिंग यूज आर प्लेन ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड टू लेंसेज, कोलीमेटर लेंस एंड दूसरा टेलीस्कोप लेंस। द कोलीमेटर लेंस गिव्स द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग, ओके। टेलीस्कोप लेंसेज फोकस द डिफ्रैक्टेड बीम, डिफ्रैक्टेड बीम को फोकस करता था। ये बोथ लेंसेज आर नॉट परफेक्टली एक्रोमेटिक, अगर परफेक्टली एक्रोमेटिक नहीं है देन द फॉर्म स्पेक्ट्रम विल बी मोर कॉम्प्लेक्स। अगर परफेक्टली अक्रोमेटिक है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ड्यू टू क्रोमैटिक एब्रेशन प्रेजेंट इन द लेंस, मतलब मिक्सअप दिखेगा, ठीक है ना, अच्छा इमेज नहीं दिखेगा। तो रोलैंड डेवलप्ड कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग which dispenses the use of both lenses। उन्होंने बोथ लेंस को हटा के उन्होंने क्या किया, ये ग्रेटिंग तैयार किया। कॉनकेव ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ पॉलिश्ड स्फीरिकल कॉनकेव सरफेस। कैसे तैयार किया आप देख रहे हैं, ऑफ अ मेटल लाइक स्पेक्ट्रम 32% उन्होंने टिन लिया और उसके बाद कॉपर लिया 68%। कॉनकेव सरफेस इज रूल्ड विद द इक्वली स्पेस्ड फाइन पैरेलल लाइंस ना,
इक्वली स्पेस्ड होगा। अब फाइन पैरेलल लाइंस हो गए। आफ्टर यूजिंग कॉन्केव ग्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्रोमैटिक एब्रेशन इज कंप्लीटली इल्यूमिनेटेड। तो पूरी तरीके से क्या हो गया, ये इल्यूमिनेट हो गया। तो ये बात हो गई। अगर आपको कम समझ में तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है ना, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक, उसके बाद अब चलिए हम अब थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ कॉन्केव ग्रेटिंग। तो बच्चों देखिए, थ्योरी ऑफ कॉन्केव ग्रेटिंग, थ्योरी ऑफ कॉन्केव ग्रेटिंग में तो इसमें हमको करना क्या है, ये हमारा कॉन्केव ग्रेटिंग है। कौन सा, रिफ्लेक्शन कॉन्केव ग्रेटिंग है, ठीक है ना। अब इस कॉन्केव ग्रेटिंग का एक सर्कल होगा। अगर मैं इसे ड्रा करूं तो इतना सर्कल होगा कि नहीं होगा, इतना सर्कल होगा। और इसका ये सेंटर होगा जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इस कॉन्केव ग्रेटिंग का, और इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सर्कल हमको नहीं ड्रॉ करनी है। सर्कल हमको ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करे। यानी एक सर्कल हमको ऐसी ड्रॉ करनी है जो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर पास करे। ओके, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर पास करे, यानी यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इस सर्कल का ये क्या होगा, डायमीटर होगा। ये क्या है, इस कॉन्केव ग्रेटिंग के सर्कल का क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस सर्कल का ये डायमीटर हो जाएगा। और इस सर्कल को बोलते हैं रोलैंड सर्कल। क्या बोलते हैं, रोलैंड सर्कल। ये व्यवस्था रोलैंड ने दिया था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रोलैंड सर्कल। और ये हम आगे फिगर अभी बना रखा हूं, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए बच्चों, तो ये क्या था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था किसका, कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का, ठीक है ना। तो कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का क्या था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। लेकिन इस सर्कल का क्या है, सर्कल का क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। जो कॉन्केव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का रेडियस ऑफ कर्वेचर था, वही इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। इसको रोलैंड सर्कल बोलते हैं, रोलैंड सर्कल बोलते हैं। ओके, थोड़ा फिगर बनने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, तो इसमें देखना, इसमें रोलैंड जी कहते क्या है, इसी सर्कल पे हम क्या करते हैं, एक स्लिट रखते हैं। स्लिट, यहां स्लिट है, यहां कहीं जगह है, यहां से यहां स्लिट में रख दिया। यहां से लाइट पास करेगी, जब यहां से लाइट पास करेगी तो लाइट ऐसे आएगी। देखना, थोड़ा फिगर क्रिटिकल है। यहां से लाइट आएगी और ये क्या करेगी, जब लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाकर क्या कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी, कहीं पर जाकर ये क्या कर जाएगी, फोकस हो जाएगी। मान लो यह स्टेज पे फोकस होती है। ये हमारा क्या है, स्लिट है, स्लिट कह लो, सोर्स कह लो, ठीक है ना। और एक रे और जाएगी, एक रे और जाएगी, और ये जाकर क्या कर जाएगी, यहां पर फोकस हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। यहां पे फोकस हुई, ये यहां पे फोकस, यहां पे। अच्छा, अब ये क्या है, इसका ये नॉर्मल कहां से होकर गुजरता है बताइए, सेंटर से होकर गुजरता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हमारा एंगल आई, आई क्यों, इंसिडेंट एंगल। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। और जब ये लाइट गई है तो यहां भी क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। तो ये जो एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल ये होगा, लेकिन ये थोड़ा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए आई प्लस डी आई लिख दिया। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, इसको मैं थीटा प्लस डी थीटा लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। यहां तक की बात हो गई, ठीक। अब और हम ऑर्डर, एक ऑर्डर में मैं सभी एंगल को क्या कर देता हूं, मेंशन कर देता हूं। इसको मैंने अल्फा दे दिया, इसको बीटा दे दिया, और इसको मैंने क्या दे दिया, गामा।
अल्फा बीटा गामा निम्नलिखित कर दिया। ये आर है और ये क्या होता है, आर डैश है। ठीक बच्चों, अच्छा अब हमको क्या करना है कि इस तरीके से देखना है कि क्या करते हैं, ये जो हमारा स्लिट होता है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होती है, और क्या कहते हैं जो इमेज बनता है वो तीनों रोलैंड सर्कल पर ही होने चाहिए। ये उनका कंडीशन है, रोलैंड सर्कल पर ही होना चाहिए। ओके, तो अब देखना यहां से हम इसकी थ्योरी निकालेंगे और यहां से क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बताइए पाथ डिफरेंस कितना होगा, फिगर देख के आप लोग बताएं पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो यहां से देखिए पाथ डिफरेंस हम लोग देखते हैं, पाथ डिफरेंस बताएं, पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो बताइए कौन सी रे बड़ी है, ये वाली लाइन बड़ी है, आप देखना लाइन दिख रही ना, ये देखना ये वाली लाइन, देखना ये वाली लाइन बड़ी है कि ये वाली लाइन बड़ी है, बोलो। पहली वाली बड़ी है ना, तो हम क्या करें, पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा दो। यहां मैंने बी नाम दे दिया, यहाँ ए दे दिया। ये ग्रेटिंग की जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं ये स्लिट है, यहाँ पर दो स्लिट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितना, ई प्लस डी है। तो बताइए, तो मैं क्या लिखूं, एस बी प्लस बी एस डैश ना, देखो एस बी और बी एस डैश। अब माइनस क्या करूं, माइनस एस ए प्लस कितना, ए एस डैश, एम राइट। इसको मैं क्या लिखूं, एस बी माइनस एस ए मैंने लिखा, माइनस लिखा ए एस डैश माइनस बी एस डैश। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सही लिखा है ना। ऐसा क्यों लिखा, अब आप फिगर देखे समझ जाएंगे। तो देखिए अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये देखो यस बी, देखो यस बी माइनस क्या, यस ए कितना है, यस बी माइनस यस ए। अब पाथ डिफरेंस हमको निकालना है, तो देखना मैं क्या करूंगा, अभी मुझे पता नहीं इस लाइन से ये लाइन कितनी बड़ी है, तो हम कैसे देखेंगे, पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखना इसको बराबर करने के लिए मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा ना, इस पर समझ में आ रहा है कि नहीं लाइन, ये एन दे दिया, तो कितना है बोलो, अगर ये एंगल आई है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी एंगल कितनी होगी, आई होगी। ठीक ना, एक मिनट, एक लाइन डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, यही तो बचा, इतना इतना ही बचा ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, बी एन माइनस, अच्छा ये बताओ ये कितना, इसमें से यानी ये देखो ए एस डैश, यानी इस लाइन में से ये लाइन को क्या है दिख रही है, ये वाली बड़ी है, तो कितनी बड़ी है, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे खुद पता चले कितनी बड़ी है ना। वो लाइन हम कैसे डालेंगे, परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, यम हो जाएगा ना। और ये एंगल डी प्लस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल एंगल है तो इसको क्या कर दूंगा मैं, थीटा जैसा ले लूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा ही होगा। ठीक, तो अब देखना, तो माइनस कितना बचा, देखो इसमें से इसको घटाओ, कितना बचेगा, एम बचेगा ना भैया। बात समझ पा रहे नहीं आप लोग, थोड़ा फिगर बहुत मिक्स हो गया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर मुझे बी एन एम मिल जाए तो काम हो जाए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, फिगर आप लोग देखना।
तो हमको पाथ डिफरेंस कितना मिला, पाथ डिफरेंस हमको मिला bn माइनस am मिला। इसे क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट दिया। तो बताइए हमको क्या है, bn am निकालना है। तो देखना फिर से फिगर की ओर चलता हूं। अगर मुझे bm निकालना है, अरे यार दो ट्रायंगल हमारे पास बच्चों, अगर bn निकालना है, देखिए bn निकालना है तो ये ट्रायंगल मैं लेके चलूंगा, ये देख रहे हो ना ये वाला, देखो यानी साइन आई विल बी इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर, यानी bn बाई हाइपोटेन्यूस कितना, ab। नहीं लिख सकता, इस वाले में लिख सकता हूं ना। और इस वाले में देखो इन ट्रायंगल, इसमें ये देखो ये वाला, ये ट्रायंगल देखो, यानी साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका am बाई कितना, ab हो जाएगा। मिल गया ना। तो यहां से ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ठीक। तो हम उस साइड निकालते, यहां बस मैं दिखा रहा था। ओके, यहां मैं दिखा रहा तो मैं उस तरफ चलता हूं। ठीक ना, तो मैं उस तरफ चलता हूं। तो देखिए यहां से हम लोग निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल को, देखो आप ABN, ट्रायंगल ABN, ABN में कितना हो जाएगा, साइन आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, bn बाई ab हो जाएगा। तो bn कितना हो जाएगा हमारा, ab साइन आई, और ट्रायंगल ट्रायंगल ABM में हम देखेंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, बोलो am बाई कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। am कितना हो जाएगा, ab साइन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो bn विल बी इक्वल टू ab की वैल्यू मुझे पता है, वहां देख लो साइड में, दिखाऊं क्या, ये देखो ab की वैल्यू यही तो है ना, ठीक। तो इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, am विल बी इक्वल टू e प्लस डी, और साइन थीटा हो जाएगा। अब फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम वन में मैंने क्या कर दिया, इसे पुट कर दिया। तो पाथ डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये e प्लस डी, और क्या साइन आई माइनस e प्लस डी और साइन थीटा, ठीक। अब मैंने इसे क्या कर दिया, पाथ डिफरेंस e प्लस डी कॉमन ले लिया, बचा कितना, साइन आई माइनस कितना, साइन थीटा बचा। इतनी बात हो गई ना। अब देखिए, फॉर nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम, nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम, nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम, a maximum at s dash occurs only when यानी nth ऑर्डर स्पेक्ट्रम मैक्सिमम एट यस पर मैक्सिमम कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लैम्डा होगा ना। तो इसकी जगह मैं कितना रख दूंगा, e प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, n लैम्डा, तभी मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है, इन ऑर्डर ऑफ टू फॉर्म डिफ्रैक्टेड इमेज एट यस, अगर मैं डिफ्रैक्टेड इमेज फाइंड आउट करूं यस पर, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रे हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर मैं यस डैश पर इमेज फाइंड आउट करूं, तो जो दो लगातार डिफ्रैक्टेड बीम के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अरे यार बच्चों, वहां से क्या करेगा, जो पाथ डिफरेंस चलेगा वही तो यहां पहुंचेगा ना।
अगर लैम्डा बाई 2 है तो उतना ही रहेगा। चेंज तो होता वो ठीक है, लेकिन कांस्टेंट तो रहता है ना हर जगह। ये ऐसा ना कि स्टार्टिंग कुछ और बाद में कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू फॉर्म a diffracted image at S dash, the path difference between two consecutive ray is constant। अगर कांस्टेंट हो गया तो पूरे को कांस्टेंट कर दो, दैट इज E प्लस डी साइन आई माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट द एबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट द एबव इक्वेशन। कैसा करेंगे, परफेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो कितना है, E प्लस डी है और साइन आई माइनस साइन थीटा, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, जीरो में चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, cos आई डी आई माइनस cos थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अगर मुझे डी आई और डी थीटा मिल जाए तो मैं यहां पुट कर लूंगा, ठीक ना। तब इसकी व्यवस्था करता हूं। अब आप लोग फिगर देखना, मैं लिख देता हूं। आप लोग अकॉर्डिंग टू फिगर देखना, अल्फा प्लस आई विल बी इक्वल टू बीटा प्लस आई प्लस डी आई, and beta plus theta will be equal to gamma plus theta plus d theta। ठीक, ये चीज देखना, मैं फिगर में चलता हूं। हाँ देखना, मैंने अभी क्या लिखा, अल्फा प्लस, मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस आई। अल्फा प्लस जो ये आई होगा, देखो अल्फा प्लस आई, ये जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, पता है, बीटा प्लस दिस के, सिमिलर ट्रायंगल की तरह है। इसका ये भी कार्ड बना रहा है और ये भी कार्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा आई ये इसके इक्वल होंगे, यानी मैंने लिखा, समझ गया ना, ये चीज मैंने लिखा, वो उधर फिगर अपनी कॉपी में देखते रहो, ठीक। और देखो, और मैं क्या लिखा, ये बात तो हो गई ये चीज। दूसरी बात देखो, बीटा प्लस थीटा, यानी बीटा प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। जो बीटा प्लस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, पता है, गामा प्लस दिस, ये थीटा है ना, ये एंगल होगा, ये पूरी एंगल उल्टा है, वही बस जस्ट अपोजिट है। आप फिगर को समझो यार। देखो, जब ये वाली ये साइड क्या है, इसके इक्वल हुई, तो ये वाली इसके इक्वल नहीं होगी। सेम ऐसी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, इसमें मैं क्या करूं, इतनी चीजें हैं कि मैं ना, समझ गया ना। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, तो मैं इधर लिखा, आप यहां से मैच करवा लेना मैं क्या लिखा हूं, कहां एंगल है, ठीक। तो देखिए, यहां से आई कटेगा और यहां से थीटा थीटा कटेगा, यहां से जो डी आई हमारी वैल्यू मिलेगी, अल्फा माइनस क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा, और यहां से डी थीटा हमको कितना मिलेगा, बीटा माइनस गामा मिलेगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, ठीक।
अब दोनों की वैल्यू 1 में रख देता हूं। द वैल्यू ऑफ डी आई एंड डी अल्फा डी थीटा पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सॉरी सेकेंड, अच्छा, cos i अल्फा माइनस बीटा माइनस cos थीटा ईटा माइनस गामा विल बी इक्वल टू 0। इसे मैं सीधा लिखता हूं, ये बाहर कर लेता हूं, यानी अल्फा माइनस बीटा cos i माइनस और क्या था, बीटा माइनस गामा cos थीटा। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ, विल बी इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक, अच्छा बच्चों, अब देखना आप लोग, अब मामला और क्रिटिकल होगा। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा, अभी भी खत्म नहीं होगा कहानी, यहां तक की बात हो गई। देखो यहाँ वहां फिगर में देखो मैंने क्या किया, जो यस है उसको मैंने आर दिया और एस डैश को मैंने आर डैश दिया। यस ए को मैंने आर दिया और एस डैश को मैंने आर डैश दिया। देखो मैंने दिखाया था, देखना इधर, ये देखो इस लाइन को मैंने क्या दिया, आर दिया, और इसको क्या दिया, आर डैश दिया। ठीक, तो देखना यहां से मैं निकालना क्या चाहूंगा, हमको चाहिए an की वैल्यू चाहिए, यानी यहां से हम क्या निकालना चाहेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालना चाहेंगे। तुम लोग सोचना यार मैं क्या करूंगा, देखना एक यही निकाल देता हूं, बाकी वहां चलता हूं फिर, या रुके रहो वहीं मैं फिगर बना देता हूं, यहां बार बार कोई मतलब है नहीं। ठीक, यहां मैं बना देता हूं एक बार फिर से। ठीक, बेटा अल्फा था और ये पूरा बीटा था और क्या था, गामा था। इसे मैंने क्या लिया, आर डैश लिया था, ये आर है, ये क्या है, आर डैश, ये वाली लाइन। ठीक है ना, और ये हमारा बी है, ए है, ये हमारा क्या है, ई प्लस टी है। ठीक, यहां से देखना आपको, तो एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है ना, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल कितना, अल्फा है, आर्क कितना होगा, यहां बताएं, हमने यहां पर वो डाला था, बंद करो भैया, देखो अल्फा ये है, आर्क हमारा कितना है, an, बाय रेडियस कितना है हमारा, r है, तो an हमारा कितना हो जाएगा, r इंटू अल्फा होगा। देख लो बढ़िया से, r इंटू कितना होगा, अल्फा होगा, और an हम पहले से निकाल चुके हैं, e प्लस डी साइन
an नहीं पता है ना, तो यहां से देखो मैं निकाल लेता हूं, ये I है तो an बताओ कितना हो जाएगा an। अगर ये E प्लस डी है तो ये जिसके साथ एंगल लगाओ तो वो क्या होता है, cos I नहीं हो जाएगा यार बेटा, ये ऐसे है, ये I है, ये क्या है n है, यस सर। और E प्लस डी है, तो इस ये कितना हो जाएगा, E प्लस डी cos I नहीं होगा, जानते हो, ठीक है ना। ठीक, an मुझे पता चल गया, ठीक, तो मैं इसको यहां रख देता हूं, यहां से, तो r इंटू अल्फा विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू E प्लस डी, और क्या है cos I है, अल्फा की वैल्यू मिलेगी E प्लस डी cos I, E प्लस डी cos I बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हमको एक वैल्यू मिल गई, अल्फा मुझे मिल गया, ठीक। इसी तरीके से आप लोग ये बताओ, इसी तरीके से बीटा वाला बताओ, बीटा बोलो, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल बीटा है, आर्क कितना है E प्लस डी है, रेडियस कितना R है क्या, ये तो सही है ना, देखो इसका आर्क है, रेडियस से क्या है, R था ना रेडियस, ओके बच्चों, ये भी बात पता चली, बीटा भी पता चल गया। अब चलो गामा बताओ, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है, गामा है, आर्क कितना है, bm है, बाई रेडियस कितना हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, देखो यस सर। ये गामा है, ये हो गया, ठीक, और आर्क में यहां डाला था ना, ये पर यहां पे डाला था एम, ये क्या एंगल हो गया, आर्क ये हो गया, रेडियस कितना हो गया, r डैश हो गया, ठीक है ना, ये r डैश हो गया। तो अब जब ये r डैश हो गया तो आप ये बताएं, तो ये बताइए अब bm कैसे मिलेगा हमको, ये थीटा है तो bm मिल जाए ना कितना, E प्लस डी कॉस थीटा होगा क्या, जैसे इधर वाला निकाला था, अगर ये E प्लस डी है तो ये साइड निकाला जिसके साथ एंगल लगा है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो अब देखना और bm कितना हो जाएगा, bm हो जाएगा E प्लस डी कॉस थीटा हो जाएगा, तो गामा विल बी इक्वल टू E प्लस डी कॉस थीटा बाई कितना r डैश, हमको गामा भी मिल गया, थैंक गॉड, बहुत लंबी कहानी है। अब इन सब वैल्यू को थर्ड में पुट करते हैं, ठीक है ना, द ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, द ऑल वैल्यूज पुटिंग इन थर्ड, थर्ड हमारा इक्वेशन क्या था, यही था ना, अल्फा माइनस बीटा cos I माइनस बीटा माइनस गामा cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, यही तो थर्ड था, तो यही में रखना है हमको, तो इसी में रखना है, ठीक, जैसे ही पुट करोगे आप रखना E क्या हो जाएगा, देखिए सब में क्या है, E प्लस डी, तीनों में E प्लस डी है, सब कॉमन होके 0 में चला जाएगा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, cos I कितना हो जाएगा, cos I
बाई आर माइनस 1 बाई आर माइनस कॉस थीटा 1 बाई आर माइनस कॉस थीटा बाई आर डैश। कर लोगे? ये आर्गुमेंट नहीं है, ये आप ऐसे लिख सकते हो। क्या कहते हैं कि अगर आप कंफ्यूज ना हो तो पहले ऐसे लिख दो, नहीं तो कहोगे कि सर आपने क्या कर दिया। इसकी वैल्यू रखोगे ना तो है वही, कुछ अलग नहीं है। मैंने पहले ये लिख दो cos i बाई कितना r माइनस 1 बाई कितना कैपिटल R, और cos i माइनस 1 बाई r माइनस cos थीटा बाई r डैश विल बी इक्वल टू कितना 0। ये तो मुझे तो लगता है कि इतना तो सॉल्व कर ही लोगे आप लोग। वैल्यू पुट करना, आपको आंसर मिलेगा। ठीक, ये वैल्यू है। तो अब देखना, यही रिजल्ट मैं इधर लिख देता हूं, फिर से एक बार लिखता हूं, देखना इधर cos i बाई r माइनस 1 बाई कैपिटल R, ये मैंने लिखा, माइनस cos थीटा cos i माइनस 1 बाई r माइनस cos थीटा बाई r डैश बराबर 0। ये मैंने अभी लिखा। तो हाँ, आप लोग एक बात देखना, ठीक? अच्छा, होगा ना? हाँ हाँ, cos भी होगा। cos भी होगा, cos थीटा ना, ठीक, इतनी वैल्यू आएगी। अब तुम लोग ये बात देखना, यहाँ अब समस्या क्या है। यहां से देखिए, मतलब ये पूरा टर्म 0 कब आएगा, ये पूरा टर्म 0 कब आएगा? ये 0 तभी आएगा, देखिए ये जो इक्वेशन है क्या है, इट इज द, पहले लिख दूं क्या है, इट इज द जनरल इक्वेशन, general equation for the position of s dash, which shows that, तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द क्या, पोजीशन ऑफ यस डैश का है। लेकिन ये क्या शो करेगा, ध्यान सुनना, ये इक्वेशन 0 कब आएगा बच्चों, कब आएगा? अगर मैं r बराबर क्या कर दूं, विच शोज, कब शो करेगा ये, इफ क्या कर दूं मैं, देखिए r विल बी इक्वल टू r cos, अगर मैं i रख दूं, देन r डैश बराबर क्या रख दूं, r cos थीटा रख दूं। तो यहां पर रखो आप लोग, देखो यहां पे रखो, जब यहां पे रखोगे तो क्या होगा, यहां रखोगे, यहां इसकी वैल्यू रखोगे तो cos i कट जाएगा, 1 बाई आर बचेगा, ठीक है ना, 1 बाई आर बचेगा, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर कट जाएगा, यहाँ r डैश की वैल्यू रखोगे तो और cos थीटा, तो cos थीटा कट जाएगा, 1 बाई आर कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ये इक्वेशन अगर क्या कहते हैं कि ये वैल्यू इस पर रखते हैं तो इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेंगे। जब इस वैल्यू को रखेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है,
इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि यदि यस क्या है, कोई सोर्स है आर रेडियस के किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित हो, अगर यस क्या हो, आर रेडियस के या आर रेडियस के, ठीक है ना, आर रेडियस के क्या करते, किसी सरकमफेरेंस पर, अगर सरकमफेरेंस पे ये यस कहीं स्थित है तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी इसी सर्कल पर ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये यस क्या है, आर डायमीटर के सर्कल के किसी पॉइंट पर सोर्स है तो इसका इमेज भी इसी सर्कल पर बनेगा होगा। और इस बात को किसने बताया? रोलैंड ने बताया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रोलैंड सर्कल। समझ गया ना, रोलैंड सर्कल कहते हैं इसे। ओके, अच्छा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि जो हमारा स्लिट होगा, ग्रेटिंग होगा, और क्या कहते हैं, स्लिट और ग्रेटिंग सभी के सभी क्या होंगे? सभी के सभी रोलैंड सर्कल पर होंगे। ये कंडीशन है, यानी जो सर्कल है यहाँ आपका स्लिट होगा, ग्रेटिंग होगा, इमेज होगा, मतलब सभी के सभी क्या है, इसी रोलैंड सर्कल पर होने चाहिए। ये कंडीशन है, इसी बात को ये क्या करता है? प्रूव करता है। ठीक है ना बच्चों, टफ तो है, समझ रहा हूं ना। तो चलिए कुछ बातें यहां लिख देता हूं, 2 लाइन। तो फाइनली देखिए ये हमने निकाला, तो इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि दैट इज यस लाइज एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर आर, यानी यस क्या होगा, जो सरकमफेरेंस के यस वो सरकमफेरेंस पे रखा होगा, देन यस डैश आल्सो लाइज ऑन द सेम सर्कल, यस डैश भी सेम सर्कल पर ही लाई करेगा। Thus we can say that if the slit and grating are placed at the circumference of the circle whose diameter is equal to the radius of curvature of the grating, उस सर्कल पर रखा होगा जिसका डायमीटर क्या होगा, ग्रेटिंग के, यानी ग्रेटिंग के स्फीयर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उस पर रखे होंगे। देन द स्पेक्ट्रा आर फोकस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल, उसी सर्कल पर क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी स्पेक्ट्रम भी मिलेगा। तो समझ में, इसी सर्कल पे तीनों चीज होगा, स्लिट होगी, फोकस्ड होगा और ग्रेटिंग होगी। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज बस यहीं तक रखता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।